हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीसी बायोलॉजी। बेटा अब हमने लास्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन को स्टार्ट किया था और लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंप्लीट किया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम दो एटीपी का प्रोडक्शन देखते हैं। आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को देखेंगे और लाइट रिएक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो पूरे लेक्चर देखना है, उसको समझ के लेना है और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करना है और एनसीईआरटी और मेरी नोटबुक जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ वो उसे पैरेलल यूज करना है। जैसे ही कोई टॉपिक आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट कर रहे हो तो उसी के साथ एनसीईआरटी में भी वही टॉपिक को कंप्लीट करना है। अगर आप दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे तो आपकी 100% कंसेप्ट क्लियर हो सकती है। चलो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक जो लाइट रिएक्शन का है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है बेटा सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग एडीपी एंड आईपी इट्स कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। और फोटोफॉस्फोरिलेशन में दो टाइप के फोटोफॉस्फोरिलेशन हम डिस्कस करते हैं, एक साइक्लिक और दूसरा है नॉन साइक्लिक। आज हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में देखेंगे। अगर नॉन साइक्लिक है, अगर मैं कहता हूं कि एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन कहीं और घूम के या उधर अलग ही पॉइंट पे उसे कोई पिकअप कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट से निकला था उस पॉइंट को अगर वापस नहीं आता है तो उसे हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोल सकते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक होगा और उसी दौरान अगर एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ में आया? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर किसी पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन पूरे दिन घूम के अगर वापस फिर उसी पॉइंट को अगर आता है तो हम इसे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोल सकते हैं। और इसी दौरान यहाँ पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है एडीपी प्लस आईपी इसे यूज करके। ये हो गया था हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और ये है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम थोड़ा डिटेल में अगर देखते हैं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की मैं डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place according to oxidation, reduction और redox potential स्केल। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किसके अकॉर्डिंग है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन या उसे ही हम बोल सकते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व बोथ PS1 photosystem 1 and PS2। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व हुआ था। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 और PS2 इन्वॉल्व होते हैं। इट also involve water splitting
वाटर स्प्लिटिंग, जो भी वाटर स्प्लिटिंग होती है वो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होती है। एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? PS1, PS2, वाटर स्प्लिटिंग एंड NADP रिडक्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें देखने को मिलता है। किस तरह से होता है ये हम आगे देखने वाले हैं पार्ट में। नेक्स्ट, अगर मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की साइट बता दूं तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की साइट है ग्राना थैलेकॉइड या हम ग्राना मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर स्प्लिटिंग होता है और वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद यस वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आल्सो रिलेटेड विथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हम बोल सकते हैं। वाटर स्प्लिटिंग होकर ऑक्सीजन रिलीज होता है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस आल्सो रिलेटेड विथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पॉइंट में ये 4-5 पॉइंट हमें मालूम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को दिखाऊं, उसकी अगर साइकिल ड्रॉ करके अगर हम देखेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें देखने को मिलता है कि इसमें फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फोटोसिस्टम सेकंड, इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए P680, क्लोरोफिल ए P680 ये रिएक्शन सेंटर है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर जब भी फोटोन गिरते हैं, यहाँ पे मैं फोटोन दिखा रहा हूं आपको, PS सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पे 4 फोटोन गिरते हैं ऐसे दिखा रहा हूं। PS सेकंड के ऊपर लाइट गिरने के बाद PS सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन 4 फोटोन पड़ने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन 4 फोटोन की वजह से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करता है, उसका नाम है कोएंजाइम Q। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Q, इसका मतलब है कोएंजाइम Q, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोएंजाइम Q 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास पहुंचा है वो इलेक्ट्रॉन वहां से प्लास्टोक्यूनोन की तरफ जाता है। प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन आगे जाता है साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 बेटा ये पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट है। नेक्स्ट साइटोक्रोम B6 के बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाता है साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन आगे पास होता है प्लास्टोसायनिन के पास। साइटोक्रोम B6 के बाद इलेक्ट्रॉन पास होता है प्लास्टोसायनिन। बेटा ये पूरा पाथ पता होना चाहिए, प्लास्टोसायनिन। और प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन आगे जाता है PS1 के पास। प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास जाता है? PS1 के पास। प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन आगे PS1 के पास जाता है। फोटोसिस्टम 1, और फोटोसिस्टम 1 में जो रिएक्शन सेंटर है वो है क्लोरोफिल ए
P700 नैनोमीटर ये रिएक्शन सेंटर होता है। यानी बेटा आपको ये पूरा पाथ याद करना है। अगर मैं यहां पर पूरा पाथ बताऊं तो जब भी PS सेकंड के ऊपर लाइट गिरती है 4 इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहां से इलेक्ट्रॉन प्लास्टो क्यूनोन के पास जाते हैं, प्लास्टो क्यूनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाते हैं। और PS1 के ऊपर जब भी लाइट फिर से 4 फोटोन गिरते हैं तो PS1 से इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइटेशन होता है PS1 का, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है उसके पास जाते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर PS1 का निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है FRS। जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में देखा था। FRS के पास ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि 4 फोटोन गिरने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलते हैं और FRS के पास जाते हैं। FRS के पास 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद FRS से आगे इलेक्ट्रॉन FD एक्सेप्ट करता है। FRS से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फेरेडॉक्सिन। FRS से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है FD का फुल फॉर्म है बेटा फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? तो यहाँ पे NADP प्लस एक्सेप्ट करता है। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? NADP। बेटा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है तो वो है NADP प्लस। NADP प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और NADP प्लस जो स्ट्रोमा में H प्लस होते हैं वो H प्लस के साथ वो कंबाइन होता है, और NADP प्लस H प्लस ये दोनों मिला के यहाँ पे तैयार करते हैं NADPH2 या NADPH, ऐसा ही बोल सकते हैं। जो NADPH2 है या NADPH भी बोल सकते हैं, ये एनर्जी सोर्स है जो हमें लाइट रिएक्शन में यूज करना है। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लाइट पड़ने के बाद वो FRS एक्सेप्ट करता है। FRS से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, FRS से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन लेता है, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP प्लस लेता है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो NADP प्लस है। बेटा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आपको पता होनी चाहिए, बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल रहा है वो वापस PS2 के पास नहीं आ रहा है। यानी PS2 से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फाइनल कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो NADP प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो बेटा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी यूज करके जब भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का यूज करके साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F इन दोनों के बीच में ADP प्लस IP इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F इन दोनों के बीच में एक ATP का फॉर्मेशन होता है। और एट लास्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, जब भी 2 NADP, अगर मैं यहाँ पे 2 NADP लेता हूं, 2 NADP, तो यहाँ पे 2 NADPH2 का प्रोडक्शन हो जाएगा। कितना? 2 NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक ATP और 2 NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 NADP को
एक्सेप्ट करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, उसी के साथ उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसी के साथ वो 4 H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं और 2 NADP प्लस माइनस माइनस 2 NADP माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्लस 2H प्लस प्लस 4H प्लस कंबाइन होके 2 NADPH2 यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यानी टोटल आपको ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 1 ATP एंड 2 NADPH2 का प्रोडक्शन होता है, जो हमें डार्क रिएक्शन में उसे यूटिलाइज करना है ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बाकी है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलेगा तो क्लोरोफिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलेगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनका जो आयोनाइज क्लोरोफिल है उसे कौन बैलेंस करेगा? तो इसे बैलेंस करने के लिए बेटा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है वाटर। मैं यहां पे एक्चुअल टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल को ले रहा हूं। 4 वाटर मॉलिक्यूल से यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल को मैं बाहर निकलते ऐसे दिखा रहा हूं, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और जो रिमेनिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल है, जो रिमेनिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इन 2 वाटर मॉलिक्यूल को टोटल बेटा हमने कितने यूज किए? 4 में से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते और जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है उनका स्प्लिटिंग होता है, वाटर स्प्लिटिंग। और वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद इनसे क्या बाहर निकलता है? तो इनसे बाहर निकलता है 4H प्लस ऑक्सीजन, 4H प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं थोड़ा इसे अलग तरीके से लिखूं, 2H2 मतलब बाहर क्या निकल रहा है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है और 4H प्लस निकल रहे हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। यानी जब भी तुम 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेंगे तो ब्रेकडाउन करने के बाद वाटर से क्या क्या निकलेगा? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ओके, इसका ब्रेकडाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होता है बेटा? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में एक मैग्नीज होता है, दूसरा कैल्शियम होता है और तीसरा Cl होता है। ओके, मैंने अलग अलग जगह पे लिखा है, लेकिन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है? मैग्नीज है, कैल्शियम है और Cl है, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा अभी हमने देखा था जब भी लाइट यहाँ पे PS2 के ऊपर गिरी थी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो क्लोरोफिल ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। उसे आयोनाइज स्टेट से नॉर्मल स्टेट में फिर से लाने के लिए इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के गए थे उसे बैलेंस करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करता है? तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वाटर। यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो भी इलेक्ट्रॉन PS2 से आगे निकल गए थे तो PS2 में जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है उसे बैलेंस करने के लिए जो भी 4 इलेक्ट्रॉन जरूरी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर प्रोवाइड कर रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं वाटर का स्प्लिटिंग होके जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हम किसे देते हैं? PS2 को देते हैं। PS2 को इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? तो वाटर से PS2 को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यानी वाटर स्प्लिटिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? तो PS2 से रिलेटेड है। यानी वाटर स्प्लिटिंग मैकेनिज्म जो है वो PS2 से रिलेटेड है, हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो 4H प्लस बाहर निकल रहे थे बेटा, ये 4H प्लस जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जाके किसके साथ कंबाइन होते हैं? ये NADP के साथ कंबाइन होते हैं। और NADP के साथ कंबाइन होके NADP, ये जो यहाँ पे मैंने H दिखाया है ना, एक्चुअली स्ट्रोमा में होता है, लेकिन स्ट्रोमा में कहां से जनरेट हो रहा है? तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से जनरेट होता है और स्ट्रोमा में जाता है और स्ट्रोमा में वहां पे H प्लस यूज करके 2 NADPH2 तैयार होता है। यानी वाटर स्प्लिटिंग में जो भी वाटर स्प्लिटिंग का प्रोडक्ट क्या है बेटा? वाटर स्प्लिटिंग में 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब भी 2 वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा तो उससे क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये उसका प्रोडक्ट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है? तो जब भी हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को देखते हैं तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे होता है। अभी वाटर स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं। वाटर स्प्लिटिंग रिलेटेड विथ PS2, पहला पॉइंट। वाटर स्प्लिटिंग प्रोड्यूसेस
4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट एट इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये सब पॉइंट आपको लिख के लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में जो भी प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं तो वो प्रोटॉन NADP के साथ कंबाइन होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, NADPH2 प्रोड्यूस करते हैं। अभी बेटा यहाँ पे NADP प्लस से हमें NADPH2 प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे एक एंजाइम जरूरी होता है, और वहां पे जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम मैं लिखता हूं यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कौन जरूरी है, NADP रिडक्टेज। बेटा NADP रिडक्टेज एंजाइम यहां पर जरूरी होता है, जो NADP प्लस का रिडक्शन करके NADPH2 प्रोड्यूस करता है। आपको वाटर स्प्लिटिंग समझ में आया होगा। जब भी दो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोडक्ट होता है 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है, अगर आप यहां पे देखते हो तो 4 इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में टोटल 8 फोटोन की जरूरत होती है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकल रहे उसके लिए 4 फोटोन की जरूरत होती है, और वही फोटोन जब PS1 के पास आते हैं तो PS1 से वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए फिर से 4 फोटोन की जरूरत होती है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन को पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में घुमाने के लिए हमें टोटल 8 फोटोन की जरूरत होती है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 2 फोटोन की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें हम और क्या बता सकते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। चलो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जब भी वाटर स्प्लिटिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वह एक पॉइंट बता रहा हूं बेटा, जब भी वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो वाटर स्प्लिटिंग में जो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो कहां पे रिलीज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा जब वाटर स्प्लिटिंग से जो भी प्रोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो वो लूमेन में रिलीज होते हैं। कहां पे, लूमेन, ये बहुत जरूरी है। प्रोटॉन कहां पर रिलीज होते हैं, लूमेन में रिलीज होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो ऑक्सीजन यस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड वहां पे रिलीज होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर स्प्लिटिंग से प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं वो लूमेन में रिलीज होते हैं, और जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड उस पॉइंट पे रिलीज होता है, वहां से वो बाहर निकलता है। ओके, तो हमने इसे पूरे कंसेप्ट के अनुसार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने यहाँ पे साइकिल के जरिए पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की मैं और इसका एक बार मैं लास्ट पाथ बताता हूं। पहले बेटा फोटोन PS1 के ऊपर गिरेंगे, फोटोन PS2 के ऊपर गिरेंगे, PS2 से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम Q के बाद प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6, उसके बाद साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से PS1 से FRS से फेरिडोक्सिन टू NADP प्लस एक्सेप्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन भी एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन लेता है, और NADP रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो प्रोड्यूस करता है 2NADPH2। ओके, NADPH2 एनर्जी सोर्स है जो हम डार्क रिएक्शन में उसे यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने फोटोलिसिस ऑफ वाटर को देखा है, ATP का फॉर्मेशन देखा है, उसी के साथ हमने 2NADPH2 का फॉर्मेशन देखा है। तो हम अब कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको। जब भी लाइट फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसे कोएंजाइम Q एक्सेप्ट करता है। तो कोएंजाइम Q का जो भी रिडॉक्स पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, वो ज्यादा होता है। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का पाथ देखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, जो PS2 से निकल के कोएंजाइम
Q की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे हमें उसका पाथ अपहिल दिखता है, अपहिल। अपहिल अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। कोएंजाइम Q से जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे जो उसका पाथ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का बेटा वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और जब भी इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाता है फिर से PS1 के ऊपर लाइट गिरने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सपेल होता है और उसे FRS एक्सेप्ट करता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का पाथ देखेंगे तो फिर से हमें ये पाथ अपहिल दिखता है, यानी यहाँ पे जो पाथ है वो कैसा है, अपहिल पाथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम अगर पाथ देखेंगे FRS से NADP की तरफ इलेक्ट्रॉन का तो ये जो पाथ है यहाँ पे हमें डाउन हिल ट्रांसपोर्ट दिखता है। यानी बेटा टोटल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पाथ देखेंगे तो वो अपहिल, डाउनहिल, अपहिल और डाउनहिल दिखता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं, अगर मैं सब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम उनको रखते हैं तो हमें यहां पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का शेप है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो शेप है तो वो हमें जेड लेटर की तरह दिखता है। यानी यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमारा शेप है तो वो शेप जेड लेटर की तरह हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने वाला हूं। जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर का अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दियर रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है और उसी पोटेंशियल से अगर हम सब इलेक्ट्रॉन कैरियर को रखते हैं तो यहाँ पे हमें एक जेड शेप देखने को मिलता है। चलो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in electron transport system, in electron transport system is downhill according to their ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। क्या पॉइंट लिखा है बेटा यहाँ पे मैंने? यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डाउनहिल अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और जब भी हम इन सब इलेक्ट्रॉन कैरियर को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल से रखेंगे तो उस टाइम पे हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो शेप है तो वो हमें जेड स्कीम की तरफ दिखता है। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन also called Z scheme due to its characteristic shape। बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम जेड स्कीम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो शेप है वो जेड लेटर की तरफ होता है, इसीलिए उसे जेड स्कीम बोलते हैं। और जेड स्कीम या जेड शेप बोल सकते, जेड स्कीम प्रोड्यूस्ड फेन ऑन इलेक्ट्रॉन
carrier arranged sequentially according to their redox potential। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई है। पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को हम अगर उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार अगर हम अरेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक शेप देखने को मिलता है, वो शेप है जेड शेप। इसीलिए हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को जेड स्कीम बोल सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसी के साथ मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाउन ग्रेडियंट उनका अरेंजमेंट होता है और उनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से उनको अरेंज किया है, हमें पता होना चाहिए। मैं उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में वाटर स्प्लिटिंग कैसे होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर का पाथ है वो मैं यहाँ पे एक बार आपको पूरे सेंटेंस के फॉर्म में लिखता हूँ नेक्स्ट 2-4 मिनट में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा वाटर स्प्लिटिंग। ऑलरेडी मैंने इसको आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, साइकिल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसके रिगार्डिंग 5-6 पॉइंट है वो यहाँ पे हम देखते हैं। वाटर स्प्लिटिंग रिलेटेड विथ PS सेकंड। बेटा वाटर स्प्लिटिंग किससे रिलेटेड है? PS सेकंड। वाटर स्प्लिटिंग produces proton, electron and oxygen। वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद क्या क्या प्रोडक्शन होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर स्प्लिटिंग सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड। वाटर स्प्लिटिंग सप्लाई इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड बोल सकते, सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू PS सेकंड। वाटर स्प्लिटिंग होके इलेक्ट्रॉन किसे दिए जाते हैं? PS सेकंड को। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहां पे होता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स present at inner side of thylakoid membrane। inner side of thylakoid membrane ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होते हैं? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसमें मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन ये 3 एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। वाटर स्प्लिटिंग के बाद जो भी प्रोटॉन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं उन्हें कहां रिलीज किया जाता है? वाटर स्प्लिटिंग रिलीजेस हमारे एनसीईआरटी में बेटा एक क्वेश्चन पूछा है, वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद प्रोटॉन को कहां पे रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को कहां पे रिलीज किया जाता है? वाटर स्प्लिटिंग रिलीजेस प्रोटॉन इन ल्यूमेन। प्रोटॉन को कहां पर रिलीज किया जाता है? ल्यूमेन। जो थैलाकॉइड की कैविटी होते हैं उसे ल्यूमेन बोलते हैं और उसके अंदर वहां उसे रिलीज किया जाता है। और रिलीजेस ऑक्सीजन एट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। आउटर साइड ऑक्सीजन एट आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा
वाटर स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग ये सारे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। वाटर स्प्लिटिंग रिलेटेड विथ पीएस सेकंड, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। प्रोड्यूसेस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू पीएस सेकंड। वाटर स्प्लिटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना, किसे? पीएस2 से। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट एट इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन होते हैं। वाटर स्प्लिटिंग रिलीजेस प्रोटॉन इन ल्यूमेन एंड ऑक्सीजन एट आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड रिलीज होता है। अगर वाटर स्प्लिटिंग का हम इक्वेशन अगर देखते हैं, वाटर स्प्लिटिंग का अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो वन वाटर मॉलिक्यूल लेके इक्वेशन क्या होगा? तो मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो यहां पे मुझे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। अगर मेरे पास दो वाटर मॉलिक्यूल को लेके अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं 2H2O, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का जब भी स्प्लिटिंग होगा तो यहाँ पे 4H प्लस, क्योंकि 2H2 मतलब 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा बेटा। ये हमारा वाटर स्प्लिटिंग का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, उसी के बाद मैं यहाँ पे बताता हूं नेक्स्ट पॉइंट जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के रिलेटेड है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो भी एटीपी एंड NADPH2 का प्रोडक्शन होता है, इन दोनों को हम मिला के असिमिलेटरी पावर बोलते हैं, असिमिलेटरी पावर। और इस असिमिलेटरी पावर को हम बायोसिंथेटिक फेज में यूज करते हैं ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए। एटीपी एंड NADPH2, एटीपी एंड NADPH2 इन दोनों को मिला के असिमिलेटर, एक को नहीं दोनों को मिला के असिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में यानी अगर हम उसकी टोटल बात करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमें क्या क्या मिला है बेटा? हमें एटीपी मिला है, एटीपी के साथ NADPH2 मिला है। एक्चुअल NADPH2 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं एंड यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिला है। ओके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। मैं और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बेटा जब भी लाइट फॉल होती है PS1 या PS2, तो दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर साइमल्टेनियसली लाइट फॉल होती है और दोनों फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली बाहर निकलते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बोला है कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS second and PS1 takes place simultaneously, ओके। फोटो एक्साइटेशन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली लाइट गिरती है और दोनों का इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली बाहर जाता है। अभी जब भी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए उन्हें कौन इलेक्ट्रॉन देता है? तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि PS2 जो है, PS2 जब भी उसका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो PS2 को इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है? तो PS2 को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है वाटर। और जब PS1 का इलेक्ट्रॉन लाइट गिरने के बाद निकलता है तो PS1 को जो इलेक्ट्रॉन जरूरी है वो इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई करता है? तो उसके पास PS2 से इलेक्ट्रॉन आता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन। जब भी दोनों का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो PS2 को वाटर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा और PS1 को जो PS2 का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था वो उसे मिलेगा। ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में बेटा हम यहाँ पे जो पाथ है वो पाथ लिख सकते हैं। पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वाटर स्प्लिटिंग हो जाएगा, वाटर स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो PS2 के पास जाएगा, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाएगा और PS1 से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो है NADPH
प्लस, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वाटर से इलेक्ट्रॉन PS2, PS2 से इलेक्ट्रॉन PS1 और PS1 से इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का पाथ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, हमें ये पता होना चाहिए। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाटर PS2, PS1 एंड NADP प्लस, ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। सब लोगों को ये पूरी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की ये जो साइकिल है ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो साइकिल है, अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मैं यहाँ पे अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की साइकिल दिखाता हूं तो वो कैसे होगी, यहाँ पे देखना एक बार बेटा। यहाँ पे हम लेते हैं एक LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे होगा PS सेकंड, और PS सेकंड से जब भी इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो यहां से लाइट गिरने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, सनलाइट है यहाँ पे, सनलाइट, और सनलाइट से यहाँ पर लाइट निकलकर LHC के ऊपर गिर जाएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा कौन होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो कोएंजाइम Q होगा, उसे ही हम फियोफाइटिन लिखते हैं। बेटा कोएंजाइम Q को ब्रैकेट में लिखना है आपको, फियोफाइटिन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन वहां से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की माध्यम से आगे जाएगा। नेक्स्ट, यहां से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा LHC सेकंड के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा LH लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन है, तो यहाँ पे बेटा PS फर्स्ट होगा। आपको पता होना चाहिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन होगा, LHC मतलब PS फर्स्ट। यहाँ पे बेटा मैं अगर ब्रैकेट में लिखता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया है फिर भी, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब बेटा है PS सेकंड, और यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा वो होगा PS फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, जब भी अभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर फिर से एक बार सनलाइट जाके गिरेगी, मैं यहाँ पे LHC के ऊपर सनलाइट गिरने के बाद LHC से फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहां पर भी हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वहां से वो आगे भेज देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहां पे फिर से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो NADP प्लस के पास जाएगा। ओके, NADP प्लस, फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP प्लस के पास। उसी के साथ H प्लस कंबाइन होगा और इन दोनों से मिला के NADPH का प्रोडक्शन होगा। ओके, इस तरीके से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायग्राम को मेंशन किया है। अगर मैं यहाँ पर
यहां पर इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करो बेटा, तो ये पूरा सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फोटो सिस्टम सेकंड। ये कौन सा सिस्टम है, फोटो सिस्टम सेकंड। और ये जो सिस्टम है पूरा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। ओके चलो, अगर हम और इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। LHC के ऊपर लाइट गिरने के बाद बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन कैरियर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ पे ADP प्लस IP इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्या ATP का प्रोडक्शन हो गया, लास्ट में NADPH2 का प्रोडक्शन हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन LHC PS सेकंड से निकला था उसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग दिखाता हूँ। वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये PS सेकंड को, यानी वाटर स्प्लिटिंग होके जो भी इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है वो किसे PS सेकंड को, यानी PS सेकंड को मिल रहे उसे बैलेंस करने के लिए। तो ये जो डायग्राम है वो हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में देखने को मिलती है। लेकिन इस डायग्राम को समझने के लिए हमें जो प्रीवियस डायग्राम है, प्रीवियस साइकिल है, वो पूरी साइकिल हमें आनी चाहिए। ओके यस, इस साइकिल को अच्छे से समझने के लिए जो हमने प्रीवियस साइकिल ली वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके तो बेटा आज के लेक्चर में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंप्लीट किया है, 100% NCERT की लाइन बाय लाइन को कंप्लीट किया है। आप अगर मेरे लेक्चर को नोट डाउन करके NCERT का टेक्स्ट बुक साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे तो आपकी 100% कंसेप्ट क्लियर होगी, ये मुझे गारंटी है। ओके तो आज के लेक्चर में हमने लाइट रिएक्शन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।